ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि एक छोटे से तालाब के बाजू में बैठकर फिश का इंतज़ार कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि वो फिश को पकड़ना चाहती है क्योंकि यहाँ पर उसके मास्टर ने उसे आदेश दिया होता है कि उसे कम से कम एक फिश तो पकड़ कर लाना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तब जाकर उसे माउंटेन से सीधा सिटी में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो फिर उसे माउंटेन में ही रहना होगा। यहाँ पर शाओ कब से बैठकर फिशेस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस तालाब में से तो एक भी फिश उसे नज़र नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पर उसे आइडिया आता है जहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर बड़ी सी ट्री को लाती है और ज़ोर से इसे पानी के अंदर फेंक देती है। और उस भूकंप की वजह से यहाँ पर जितने फिशेस होते हैं वो पानी से अपने आप बाहर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर फोर्स इतना ज़्यादा था कि धरती पर ऐसा उलट पुलट ही हो जाता है जहाँ पर मास्टर और उसके चेले भी नीचे गिर जाते हैं। फिर मास्टर अपने असिस्टेंट के साथ अपनी जादुई शक्तियों से उसकी तरफ पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ऐसे काम तो सिर्फ शाओ ही कर सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मास्टर आकर शाओ को चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर शाओ कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, आपने तो मुझे यहाँ पर फिशेस पकड़ने के लिए कहा था और आपके अकॉर्डिंग हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो देखिए मैंने मेरी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके एक नहीं बल्कि कितनी सारी फिशेस को पकड़ा है। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि शाओ तुम्हें पता नहीं है मास्टर ने कितने ज़्यादा खर्चे किए हैं इस छोटे से लेक को बनाने के लिए, एंड यहाँ पर तुमने इतना बड़ा सा पेड़ का ब्रांच डालकर उसे तहस नहस कर दिया है। मास्टर भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि इन फिशेस को तुम ध्यान से देखो, ये गोल्डन फिश है, ये कोई मामूली फिश नहीं है। शाओ यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि फिश तो फिश होता है, अब वो गोल्डन का हो, सिल्वर का हो या पर्पल कलर का हो, खाली कलर में डिफरेंस होता है। न जाने ये मास्टर इतने कंजूस क्यों है। गुस्से में यहाँ पर मास्टर उसे कहने लग जाता है कि तुम अब क्या भी इस माउंटेन से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ और जाकर तुम सिटी में रहना, और मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, खाली लिमिटेड पैसे दूंगा जहाँ पर तुम्हें उतने पैसों में ही अपना गुजारा करना होगा। शाओ भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ठीक है, ऐसे भी मुझे यहाँ पर माउंटेन में नहीं रहना है और वैसे भी वहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर बाद में शाओ यहाँ पर अपनी कुंडली निकालती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि आपको पता है मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो है वो कि किम फैमिली का इकलौता बेटा है और वो सबसे बड़ा बेटा भी है, और कहा जाता है कि वो बहुत रिच और वेल्दी है एंड साथ साथ हैंडसम भी। तो फिर यहाँ पर मेरे पास पैसे की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उस संस्था के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ की स्टाफ उसे अंदर आने नहीं देती और वो उसे पकाई जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बॉस से कहने लग जाता है, एंड यहाँ पर उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि ली शन ही होता है। एंड ली शन ही वही इंसान होता है जिसकी शाओ के साथ में शादी होने वाली है। ली शन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि ये शादी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानना चाहता, और यहाँ पर वो अपनी कुंडली को लेकर फाड़ कर फेंक देता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि ये तो आपने बड़ा बुरा किया, आपके साथ कुछ तो बुरा ज़रूर होगा। लेकिन ली शन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीव ही है। लेकिन फिर अचानक से जब वो कार के अंदर बैठने जाता है, यहाँ पर कार का डोर ओपन ही नहीं होता और वो जो फटी हुई कुंडलियाँ होती है उनमें से गोल्डन कलर का शाइन निकलने लगता है और वो गाड़ी अपने आप ही चलने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ली शन का जो हाथ है उस डोर से चिपक जाता है, वो चाहते हुए भी अपने हाथ को छुड़ा ही नहीं पाता। असिस्टेंट को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इतनी में यहाँ से शाओ आ रही होती है जहाँ पर वो देखने वाली थी कि वो गाड़ी तो खाई के अंदर गिरने वाली है, तो फटाक से वो गाड़ी के पास जाकर उसे रोक लेती है, जहाँ पर ली शन हवा में उड़ने लग जाता है। तो फिर वो भी हवा में आकर ली शन को बचाने लग जाती है। एंड फिर हमें यहाँ पर पास का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर कई सारे गुंडिया लुटेरे को हम देख रहे होते हैं और वो सभी लोग एक छोटे से बच्चे का पीछा कर रहे थे और वहाँ पर वो लोग उस बेचारे बच्चे को ऑलमोस्ट मारने वाले थे। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची आ जाती है जिसके पास से मैजिकल पावर्स होते और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर उन्हें तहस नहस कर देती है। हालांकि यहाँ पर समझ आता है कि वो मैजिकल बच्ची शायद से शाओ हो सकती है, लेकिन वो लड़का कौन है अभी तक हमें ये पता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस को सुरक्षित देखकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने क्या क्या हुआ उससे वो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर ली शन शाओ को शुक्रिया कहने वाला था, बट तब तक यहाँ से शाओ गायब हो चुकी थी। दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर गाड़ी की डिक्की पर उस वापस से कुंडली को देखता है
जो कि एक बार फिर से अटैच हो चुकी थी एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पर वो अपने बॉस को वार्निंग देने लगता है कि देखिए अभी भी टाइम है, आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी तो सिर्फ आप यहाँ पर कार के साथ चिपके थे और वो कार काय में गिरने से बच गई, लेकिन पता नहीं कि आगे जाकर आपके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहाँ पर इस कुंडली के अकॉर्डिंग उस लड़की से शादी जल्द से जल्दी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिशन उसे अपना मुँह बंद रखने के लिए कहता है। मन ही मन में यहाँ पर लिशन कह रहा होता है कि नहीं, मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी रेस्क्यूअर को ढूंढ नहीं लूँगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिशन की जान किसी ने तो बचाई थी और वो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर ग्रैंडमा से कह दो कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर उस लड़की को मुझसे शादी करनी है तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आए और मुझसे शादी कर ले। लिशन को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि कोई लड़की कोई भी पैरालाइज इंसान के साथ में शादी करना बिल्कुल नहीं चाहेगी, तो उसे ऑफ कोर्स लगता है कि शादी तो टूट ही जाने वाली है। और तो यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को उसी पहाड़ियों में छोड़कर चला जाता है। ऊपर से हम यहाँ पर मास्टर को देखते हैं जो कि इनकी सारी बातों को सुन लिए होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर उस शादी के इवेंट को देखते हैं जहाँ पर हम डेजी को देखते हैं। यहाँ पर डेजी अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि आखिर कुछ तो करो आप लोग, कल तक तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को कुछ हुआ नहीं था और आज उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ में शादी करना पसंद करूँगी? तो फिर आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहने लग जाती है कि तुम ही कोई रास्ता निकालो। हस्बैंड यहाँ पर अपनी वाइफ को बोलने लग जाता है कि आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, और वैसे भी उन्होंने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हमने खर्च कर दिए। अगर तुमने अपना नया विला ना खरीदा होता तो वैसे हम उनके पैसे वापस दे सकते थे, जिस वजह से ये शादी रुक सकती थी। आंटी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि इसका मतलब है तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, गलती तो उतनी तुम्हारी भी तो है। तुमने कौन से बड़े उन पैसे खर्च नहीं किए, तुमने तो कितनी सारी गैम्बलिंग की तो तुम्हें भी पता है। इसके बाद में यहाँ पर आंटी डेरी से पूछने लग जाती है कि तुम्हें जो हमने 2 मिलियन दिए थे कम से कम वो तो तुम्हारे पास हो गए ना, इतने पैसे तो हम उन्हें दे ही सकते। लेकिन यहाँ पर डेजी हेजिटेट होने लगती है, कहते कि वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, वो सब कुछ तो मैंने खर्च कर दिया और ये शादी मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इतने में बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है जहाँ पर सभी के सभी लोग शाह को देख रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेजी की नज़र शाह पर पड़ जाती है जहाँ पर शाह उसकी सिस्टर होती है। शाह डेजी को देखते ही उसे बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन कहने लगती है क्योंकि उसका बचपन से सपना था शादी करने का। डेजी को यहाँ पर एम्बैरेस फील होने लगता है। दूसरा में यहाँ पर अंकल और आंटी को बात करते हुए सुनते जहाँ पर वो चालाक लोमड़ी जैसी आंटी कह रही होती है कि देखो ये शादी तो ऐसे भी हो रही है, शादी को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हम यहाँ पर ब्राइड को एक्सचेंज ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर शाह जो होती है वो डेजी से कह रही थी कि अरे तुमने तो मुझे बचपन में कहा था कि तुम्हें बड़े होकर एक अमीर लड़के से शादी करनी है, वही तो तुम कर रही हो। सभी के सभी यहाँ पर आए हुए गेस्ट यहाँ पर डेजी पर हंसने लग जाते। डेजी गुस्से में शाह को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर आंटी जो ऐसे काम डाउन करती है, कहती है कि अपनी ही कजिन से ऐसे कौन बात करता है, वो तुम्हारी बहन जैसी है। एंड यहाँ पर बाद में अंकल चुपके से डेजी को सारा प्लान बताने लगते हैं। आंटी भी यहाँ पर शाह का प्लान बताने से पहले अपने मन में सोच ही रही होती है कि ऐसे भी ये माउंटेन्स बना करती थी, इसके पास में कहाँ ही कितना दिमाग होगा, चिपका दूंगी मैं उसे उस पैरालाइज इंसान के साथ में, फिर जिंदगी भर रही उसके साथ। आंटी यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि तुम कितने टाइम बाद यहाँ पर आ रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुम जो बोलोगी वह मैं तुम्हारे लिए करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर शाह कहने लगती है कि हम बाकी बात में करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आंटी कहती कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर डेजी के पास एक आइडिया होता है जहाँ पर वो उसे चिकन की फीड सिखाती है एंड कहती कि ठीक है इस चिकन की पीस को मैं छुपा कर रखूँगी और तुम्हें इसे ढूंढना होगा, और अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तो वो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पर ये लोग शाह को इतना बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं जहाँ पर शान के लिए ये सब करेगी। फिर बाद में यहाँ पर आंटी बड़ी चालाकी से उस माइक का यहाँ पर उस चिकन के पीस को रख देती है। शाह भी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उसे स्मेल कर लेती है। दूसरा यहाँ पर होस्ट ब्राइड को स्टेज पर बुलाता है एंड शाह यहाँ पर स्मेल करते करते चिकन के पीस को स्टेज पर पहुँच जाती है, जहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि वही लड़की जो स्टेज पर चढ़ी है वो ब्राइड है। और वो किस तरीके की ब्राइड है, अपनी शादी पर यहाँ पर उसने शादी के कपड़े नहीं पहने हैं। यहाँ पर बाद में हम देखते हैं लीशन की मम्मा को, जहाँ पर वो स्टेज पर चली जाती है एंड वो उसे कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली तुम मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। यहाँ पर शाह कहती रहेगी है कि मैं यहाँ पर वाइफ बनने किसी की नहीं आई हूँ, लेकिन आंटी बोलती करे टेंशन मत लो मुझे सब कुछ पता है, और वो उसे लेकर चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर लीशन को देखते हैं जो कि मास्क से खड़ा हुआ था।
असिस्टेंट कहने लगता है कि ये शादी तो टूट न सके, आपको तो ये शादी करनी होगी। लीशन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और बहुत अच्छा आइडिया है, ये लड़की खुद ब खुद यहाँ से भागकर चली जाएगी। फिर हम यहाँ पर लीशन को देखते हैं जो कि चाइनीज कलर के ग्रूम के कपड़े में होता है एंड यहाँ पर वो बेड पर लेटा हुआ था जहाँ पर दूर से उसका असिस्टेंट भूत बनकर आया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट जाकर पर्दों के पीछे छुप जाता है। इतने में यहाँ पर शाओ आती है जहाँ पर समझ आता है कि उसकी आंटी ने उसके साथ में झूठ बोला हुआ है, असल में उन्होंने उसकी तो शादी करवा दी है। फिर बाद में यहाँ पर अचानक से वो असिस्टेंट भूत आ जाता है जो कि शाओ को यहाँ पर डराने लग जाता है एंड यहाँ पर शाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर एक पेपर्स को लाती है जहाँ पर वो पेपर उस भूत के ऊपर चिपका देती है और वापस से पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन हवा की वजह से वो पेपर उड़कर चला जाता है लीशन पर एंड जैसे वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है लीशन को शॉक लग जाता है, जहाँ पर वो शॉक तो भूत असिस्टेंट को लगना चाहिए था। फिर बाद में यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये घोस्ट शायद से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो सकता है, तो वो अपनी सुपर डुपर पावर्स का वापस से इस्तेमाल करती है और वो वापस से शॉक देती है, लेकिन वही सेम शॉक लग जाता है लीशन को। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट समझ जाता है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा पावरफुल लग रही है, बेहतर होगा अगर मैं खुद ब खुद यहाँ पर डेड बनने की एक्टिंग करूँ, तो वो नीचे बेहोश हो जाता है। शाओ यहाँ पर बाद में चली जाती है लीशन की ओर एंड यहाँ पर लीशन के फेस को देख कर सोचने लग जाती है कि आखिर ये इंसान मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा है, सुपरमैन जिसकी जान बचाई और ये दोनों मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, लेकिन ये तो मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं पाएगा क्योंकि पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है। फिर बाद में यहाँ पर बेचारी को भूख लगने लग जाती है एंड यहाँ पर भूख के मारे उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, जहाँ पर उसे लीशन जो एक बड़ा सा पिग दिखता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे जोर से बाइट कर देती है एंड लीशन यहाँ पर चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। शाओ कहती कि तुम तो वही हो जिसकी सुबह मैंने जान बचाई थी और तुम तो पैरालाइज बिल्कुल भी नहीं हो, साफ साफ नजर आता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लीशन भी यहाँ पर शाओ को घर से निकल जाने के लिए कहता है। शाओ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने सभी से झूठ बोला, कम से कम मैं यहाँ पर एक कप राइस तो डिजर्व करती हूँ, इतनी भूख लगी हुई है मुझे और मैं इतनी दूर से आई हूँ। ये वाली बात सुनते ही यहाँ पर लीशन को जो है पास की बात आने लगती है, जहाँ पर हम वो छोटे से बच्चे को देखते हैं एंड वो छोटा सा बच्चा लीशन होता है, साथ ही साथ सामने उसके साथ एक लड़की होती है और वो कोई और नहीं बल्कि शाओ ही होती है, लेकिन असल में लीशन को इसका पता नहीं होता है। यहाँ पर वो लड़की सेम ही लाइन बोलती है जहाँ पर लीशन उसे टॉफीज देता है, कहता है कि मेरे पास 2 टॉफीज है, तुम चाहो तो एक ले सकती हो और एक मैं खा लूँगा, और इसके एक्सचेंज में यहाँ पर शाओ उसे उसके जेड पेंडेंट का एक टुकड़ा दे देती है और वो दोनों पेंडेंट हमेशा हमेशा के लिए पहने रखते हैं। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे टॉफीज देखता है और तो हर सोचने लग जाता है कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं बन गया हूँ। दूसरे यहाँ पर शाओ से थैंक यू बोलते हुए टच करती है तो उसके बॉडी में करंट आ जाता है, जहाँ पर उसे याद होता है कि किस तरीके से इसने मुझे करंट दिया था, तो वो सोच लेता है कि मैं तुरंत ही जाकर कल की कल इससे डिवोर्स ले लूँगा। यहाँ पर तो शाओ को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कंपेंसेशन पे करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट को नाटक करने से बंद करता है और उठने के लिए कहता है और बोलने लग जाता है कि डाइवोर्स पेपर्स की शुरुआत कर दो और याद रखना वापस ऐसे भूत वाले बहाने या फिर आइडियाज़ लेकर मेरे पास आना मत, वरना मैं तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट से निकाल दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाता है जहाँ पर लीशन की मम्मा उस पर चिल्ला रही थी एंड कहने लगते कि शादी से बचने के लिए यहाँ पर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम चल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो गई है। यहाँ पर लीशन उन्हें कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। आंटी कहने लगते कि रुको, तुम शादी से तो बच जाओगे लेकिन मुझसे कैसे बचोगे मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम शाओ को देखते जो कि चिकन का लेग पीस खाते हुए आ रही थी एंड यहाँ पर उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जहाँ पर लीशन के साथ साथ वो चिकन भी गिर जाता है एंड यहाँ पर शाओ को चिकन की बड़ी फिक्र होने लगती है। यहाँ पर तो लीशन शाओ से कहने लग जाता है कि तुम एक इंसान से ज़्यादा एक चिकन की पड़ी हुई है, तो फिर शाओ यहाँ पर किसी कुछ बोलती नहीं है। आंटी यहाँ पर लीशन पर चिल्ला उठती है कि क्या ऐसे कोई अपनी वाइफ से बात करता है, तुम तो बड़े ही बदतमीज हस्बैंड निकले। लीशन यहाँ पर शाओ से कहने लग जाता है कि अभी के अभी मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलो, तो शाओ कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो, ऐसे भी तुम्हारे साथ शादी में कौन ही रहना चाहेगा। तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते, जहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि लीशन तुम्हें तो तमीज़ नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर अपनी वाइफ को चेरिश कर कर कैसे रखना चाहिए। कल शादी की और आज सुबह सुबह डिवोर्स लेने चले हो। फिर आंटी यहाँ पर चाकू को उठाकर अपने गले पर लगा देती है और उन्हें धमकियाँ देने लगते हैं कि अगर तुमने डिवोर्स किया अपनी वाइफ से तो याद रखना मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाली। लीशन यहाँ पर उन्हें समझाने लग जाता है कि मैं इस शादी में नहीं रह सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि आंटी को काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर अचानक से लीशन के हाथ में वो चाकू आ जाता है और वो चाकू
अपने आप उसकी ओर पॉइंट आउट करने लगता है, जैसे कि वो चाकू उसके अंदर ही चला जाएगा। और यहाँ पर लीशन का उसके हाथ पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। वो बड़ी कोशिश करता है, इसके बाद में भी यहाँ पर वो चाकू से कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। सभी के सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं। तब जाकर यहाँ पर शाह उसे धक्का मार देती है अपनी पावर्स का यूज़ कर कर, एंड यहाँ पर वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। लेकिन शाह को बड़ी खुशी होती है कि कम से कम वो चाकू तो उसके हाथ से बच गया। आंटी कहने लगते कि देखा, ये तुम्हें तुम्हारी कर्मों का सजा मिल रहा है, क्योंकि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने चले थे। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि डेज़ी और उसकी मम्मा। एंड यहाँ पर उन्हें खबर मिल चुकी होती है कि प्रेसिडेंट तो नॉर्मली चल पा रहे और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। डेज़ी यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि यहाँ पर एक इंसान एक दिन में ही कैसे अचानक से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अब कुछ भी कर कर मुझे उस लीशन के साथ में शादी करनी होगी, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं माना तो। यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो, शादी तो वो तुमसे कर रहेगा। ऐसे भी वो शाह तो गाँव से आई हुई है, अब तक तो वो उसे तंग भी आ गया होगा, जहाँ पर वो उसे छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। और देखना कुछ समय में यहाँ पर ये लोग आते होंगे। इसके बाद में वहाँ पर वो कार आ जाती है, जिसके अंदर लीशन, शाह और इसकी मम्मा होती है। आंटी यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम शाह पर डाल देती है कि इसने तुम्हें डिवाइस किया। लेकिन यहाँ पर लीशन की मम्मा आंटी से कहने लग जाती है कि देखिए मैडम, ऐसा नाटक मत कीजिए कि जिससे हमें समझ ना आ रहा हो कि आखिर क्या चल रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने कौन सी ट्रिक प्ले करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर आंटी शाह को लेकर जाने लगती है, जहाँ पर शाह भी डेज़ी को चिढ़ाती है। एंड डेज़ी यहाँ पर गुस्से में हो जाती है। उसकी मॉम कहती कोई बात नहीं, पता है ना ये लोग कहाँ पर है, मैरिज ब्यूरो आया अपना डिवोर्स करवाने के लिए, तो फिर जाहिर से बात है कि इसके बाद तुम्हारे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके बाद में यहाँ पर जो स्टाफ होती है उन दोनों को डिवोर्स सर्टिफिकेट से देती है, जहाँ पर उन दोनों को अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो भी उसे डिटेल्स बताने लग जाता है कि सिग्नेचर करते ही तुम्हें मैं 200 मिलियन दे दूंगा। डेज़ी यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस सुनकर शॉक हो जाती है। एग कहती है कि इस माउंटेन साइड गवार इंसान को तुम 200 मिलियन दे रही हो, इसकी तो ये वर्थ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाह डेज़ी को सुना देती है, बोलती है कि मेरा वर्थ तो तुम्हारे से भी ज़्यादा है। ऐसे भी मैं यहाँ पर शादी प्यार और इमोशंस के लिए करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह किसी और के पैसों को हड़पने के लिए। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम शाह को साइन करने के लिए बोलती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग साइन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से जोर से बिजली कड़कने लगती है एंड एक एक कर लाइट्स ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। तो लीशन की मम्मा कहती कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ये रूल्स के अगेंस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर लीशन कहने लग जाते कि मॉम ये सारी सुपरस्टिशियस चीज़ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि बिजली कड़क रही है क्योंकि बारिश होने वाली है, बिजली का और हमारे डिवोर्स का क्या ही संबंध है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की जो मम्मा होती है शाह का हाथ पकड़कर उसका स्टैम्प लगाने लगती है, लेकिन अचानक से उन्हें बिजली का शॉक लग जाता है, जहाँ पर वह नीचे गिर जाती है। फिर डेज़ी भी ठीक ऐसे ही करना चाहती थी, जहाँ पर डेज़ी को भी बिजली की कड़क लग जाती है और वो भी नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर लीशन हार नहीं मारता। असिस्टेंट कहता है कि आज के दिन डिवोर्स जाने देते हैं, न जाने क्यों मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। लीशन बोलता है कि नहीं, इस पेपर्स को मैं अभी के अभी यहाँ पर साइन करूँगा और सभी के सामने प्रूव कर दूंगा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, ये लड़की ही असल में ईवल है। फिर वहाँ पर वो साइन करता है एंड कहता है कि देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर उसे खून की उल्टी आती है और वो नीचे बेहोश हो जाता है। बाद में यहाँ पर शाह अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उसके नर्वस सिस्टम को चेक करने लगती है, जहाँ पर वो आंटी से कहती है कि ठीक 3 मिनट में आपका बेटा मर जाएगा और अब समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। असिस्टेंट कहते हैं कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। आंटी बोलती है एम्बुलेंस की बात नहीं है, अभी भी तुम्हें ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशियस लग रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह से रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखो, जो भी गलती हुई हो मैं अपनी ओर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे एक बार और शादी कर लो और मेरी बेटी की जान को बचा लो। बाद में यहाँ पर वो रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग एक बार फिर से सिग्नेचर करने वाले थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर लीशन अपनी जिद छोड़ता नहीं है, कहता है कि मुझे कोई और पसंद है, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। शाह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुम क्या मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम्हारी जान चली जाएगी तो चलेगा, बट तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। और यहाँ पर लीशन उसे हाँ कहने लगता है और वो खाली हाँ के इशारे कर रहा था। शाह को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ में शादी करने का कोई शौक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आंटी और उसका असिस्टेंट लीशन को उठा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर डेज़ी की और उसकी मम्मा की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो लोग इस सिचुएशन को देखकर शॉक हो जाता है। फिर लीशन को उसे उठाने में मदद करते हैं एंड यहाँ पर शाह अपना फ़ोटो खिंचवा रही होती है, जहाँ पर फोटोग्राफर कहने लग जाता है कि आपका तो ठीक है, लेकिन आपके हस्बैंड इस तरीके से ज़मीन पर लेटे क्यों है।
फिर बाद में यहाँ पर शाओ उसे अपनी गोद में उठा लेती है एंड इस तरीके से यहाँ पर वो लोग अपनी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटो ले लेते हैं। बाद में यहाँ पर एक खुशखबरी असिस्टेंट जाकर बाहर दुनिया वालों को सुनाने लगता है और यहाँ पर जब वो लोग उसके कैबिन में होता है तो फिर एक बार फिर से ली शन यहाँ पर ठीक हो जाता है एंड ठीक होते ही यहाँ पर वो शाओ को नोटिस करता है और वो शाओ से ज़्यादा उसके पेंडेंट को नोटिस करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उसे सवाल पूछने वाला था इतने में शाओ को उसके ग्रेट मास्टर का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उन्हें बता रही होती है कि माउंटेन से सिटी में आकर पैसे कमाना इतना बुरा बात भी नहीं है और इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मास्टर यहाँ पर उसे कहते हैं कि वाह वाह करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ 3 गेम आ रही हो। दूसरा यहाँ पर उसकी इस बातों को सुनकर ली शन सोचने पड़ जाता है कि ये तो वो बचपन वाली लड़की हो ही नहीं सकती है, ये तो कितनी ग्रेटी है, लेकिन जिसने मेरी जान बचाई थी वो तो बड़ी काइंड हार्टेड पर्सन थी, वो ऐसे कभी पैसों के पीछे भाग ही नहीं सकती है। बाद में यहाँ पर शाओ अपने मास्टर से कह रही होती है कि ठीक है, आपको मुझे यकीन नहीं है तो इससे पूछ कर देखिए एंड यहाँ पर वो कॉल ली शन को दे देती है। यहाँ पर तो वो कहने लग जाता है कि शायद से आपको जिली ने आपको गलत बताया, मैं 200 मिलियन के नहीं बल्कि $200 की बस बात कर रहा था। फिर शाह यहाँ पर खुद ब खुद ही कंफ्यूज हो जाती है तो फिर यहाँ पर मास्टर से बताने लग जाते हैं मैंने यहाँ पर एक और स्टूडेंट को अपॉइंट किया है जहाँ पर वो सारी चीज़ें मुझसे सीख रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी सब कुछ सिखाएगा। अब देखना मैं किस तरीके से वापस बहुत खुश होने वाला हूँ। तो शाह यहाँ पर कहने लग जाती है इसका मतलब ये है कि मैं भी वहाँ पर आ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्रेट मास्टर उसे वहाँ पर आने से साफ साफ मना कर देते। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं ली शन को जहाँ पर वो न्यूज़ देख रहा होता है एंड न्यूज़ को देखते हुए बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यही मौका है जहाँ पर मैं उस बचपन वाली लड़की को एक बार फिर से मिल सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो शाओ को लेके वहाँ से जाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी गुस्सा हो जाती है। आंटी कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम उस कंपटीशन को जीत कर उसका दिल भी जीत सकती हो। उसके बाद में वो शाओ को डिवोर्स दे देगा और तुमसे शादी कर लेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग कार में होते हैं जहाँ पर ली शन उन्हें कह रहा होता है कि कल वो शो की शुरुआत होने वाली है, तब तक हम जाकर हमारे पास वाले होटल में रह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आंटी शाह को बताने लग जाती है कि तुम्हें वो होटल बड़ा पसंद आएगा, वहाँ पर ढेर सारी फन करने की चीज़ है, साथ साथ वहाँ पर ढेर सारे खाने भी है, वो भी अलग अलग टाइप के, जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर आंटी कहते कि रुको मैं तुम्हें वीडियो बताती हूँ, लेकिन वीडियो में यहाँ पर कुछ और ही वीडियो चल रही होती है जहाँ पर एक लड़की सभी लोगों को बता रही होती है कि आखिर हमें किस प्रकार के मैन से शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमें शादी उससे नहीं करनी चाहिए जो यहाँ पर अपने पैसों को अपनी वाइफ का पैसा ना समझे। इसका मतलब ये है कि वो अपने पैसे अपनी वाइफ को हमेशा ला कर देना चाहिए, जब भी वो मांगे या फिर ना मांगे। यहाँ पर शाओ आंटी से कहने लग जाती है कि मदर इन लॉ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे 200 मिलियन देने के बदले खाली $200 दे रहा है, ये तो वैसा इंसान निकला जिससे कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे 200 मिलियन मांगने लग जाती है जहाँ पर वो उसे उसका अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर उस वीडियो में आगे बताया जा रहा था कि हमें उस इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत गुस्से वाला हो और तुम पर गुस्सा करता। शाह को यहाँ पर वो रात वाली बात याद आती है जहाँ पर ली शन ने उसके पर बड़ा गुस्सा किया था। तो फिर वो आंटी को बताने लगती है एंड ली शन से बोलते कि देखा देखा तुमने भी मुझ पर इसी तरीके से गुस्सा किया था, आखिर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कोई डिजर्व ही नहीं करता है, तुम हो ही ऐसे इंसान। एंड यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और उसकी वाइफ बेचारे ली शन का दिमाग ही खराब कर देती है सवाल पूछ पूछ कर। जहाँ पर ली शन को गुस्सा आ जाता है वो कार को वहीं पर रुकवा देता है और कार से बाहर निकल जाता है, कहता है कि आप लोग पहुँचे, मैं चल कर वहाँ पर पहुँचाऊँगा। दूर से यहाँ पर शाह कह रही होती है कि जब देखो तब जगह ही रहता है। फिर बाद में यहाँ पर ली शन को याद आता है कि वो अपना फ़ोन और अपना वॉलेट तो कार में भूल चुका है और वो अपने कार के पीछे भागने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह और उसकी मदर इन लॉ साथ साथ असिस्टेंट उस होटल रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर होटल में आते ही सभी स्टाफ साथ साथ वहाँ का मैनेजर उन्हें ग्रीट करने लगता है एंड कहता है कि आप जैसे बड़े लोग हमारी छोटी सी होटल में आए, इस वजह से हमारी होटल की तो शान ही बढ़ गई है। यहाँ पर बाद में असिस्टेंट मदर इन लॉ को बताने लगता है कि मास्टर अपना वॉलेट और फ़ोन तो गाड़ी में ही भूल गए, इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें चेकिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो यही मौका है उन्हें सजा देने का। यहाँ पर अपने बॉस को ही पिचिंग कर रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को उसका कमरा बताने के लिए भेज देती है जहाँ पर शाह मैनेजर से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पास क्या खाने के लिए चिकन्स मिलेंगे। मैनेजर कहता है क्या, हमारे रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है, हमारा रेस्टोरेंट पूरे होटल के रेस्टोरेंट में से टॉप 1 पोजीशन पे आता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को गाइड करने वाला था। शाह कहते कि ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर और आगे है, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट की ओर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत अच्छी अच्छी स्मेल्स आ रही होती हैं खानों
की। दूसरा यहाँ पर हम मैनेजर को देखते हैं, जिस पर अब तो मुझे शक जाने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो चुपके से शाओ का वीडियो निकाल रहा होता है। दूसरा हम यहाँ पर उसी सेम रेस्टोरेंट के अंदर डेज़ी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आई होती है एंड यहाँ पर वो खाना का फोटो खींचने लगती है। उसके फ्रेंड्स खाना खाने वाले थे, लेकिन वो कंजूस इंसान उन सभी को कहने लगती है कि देखो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है और हम में से खाली 2 ही जन वाइन को अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि वाइन का 2 ही सिप हो सकता है। और ये बात इस स्टेक की, तो फिर सभी को एक एक बाइट इक्वली लेना होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर कोई खा भी नहीं सकता है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ डेज़ी को देखकर पहचान जाती है और उससे कहते हैं कि तुम भी क्या शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो। यहाँ पर डेज़ी को जो फ्रेंड्स है उसे कहने लग जाती है तुम क्या इस पुअर लड़की को जानती हो, एंड डेज़ी ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो शाओ को जानती ना हो। शाओ यहाँ पर कहने लगती कि अरे तुम मुझे इतना जल्दी भूल गई, मैं तुम्हारी कजिन हूँ, हम तो सुबह सुबह मिले थे, तुम यहाँ पर नाटक क्यों कर रही हो। फिर डेज़ी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वेट्रेस उसका दूसरा डिश लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो डिश को देखते ही शाओ को यहाँ पर बहुत टेम्पटिंग फील होने लगता है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे बोलने लगती है क्या तुम्हें ये खाना है, और बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि रहने दो, ऐसे भी तुम ये सारे खाने अफोर्ड नहीं कर पाओगी, तुम्हें पता है यहाँ की एक डिश ही कितनी ज़्यादा महंगी है, जहाँ पर तुम्हें सारे लग जाएंगे इस एक डिश के लिए पे करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर सारा बिल इससे पे करवा सकती हूँ, इससे एक जाल में फंसा कर। तो फिर यहाँ पर वो शाओ से कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए इन्वाइट करूँगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे हमें कंपनी को ज्वाइन करना होगा, और हमारी कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, यानी कि एक नॉर्मल सा ग्रुप है। तो फिर यहाँ पर शाओ रेडी हो जाती है उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर उनके ग्रुप में सभी का चैनल नंबर होता है, जहाँ पर डेज़ी का चैनल नंबर 1 होता है, क्योंकि वो सबसे टॉप पर जो होती है। फिर यहाँ पर ये लोग मिडिल क्लास से ही होते हैं, लेकिन ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे एकदम हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। सभी लोग अपनी अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें बाहर निकालते हैं और खाने के बदले खाली फोटो लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग अपनी ऑनलाइन वाली दुनिया को बता सके कि वो लोग कितनी रिच लाइफ जी रहे हैं। लेकिन बेचारी शाओ तो यहाँ पर बस यही इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसे वो चीज़ खाने को मिलेगी। फिर फाइनली यहाँ पर उसका टाइम आ जाता है, जहाँ पर वो लॉबस्टर को ले लेती है। डेज़ी यहाँ पर उसे याद दिलाती है बस एक बाइट लेना, उससे ज़्यादा नहीं। एंड शाओ यहाँ पर जब बाइट लेने वाली थी तो डेज़ी उसे धक्का दे देती है, जहाँ पर शाओ बाइट ले लेती है। डेज़ी ऊपर चिल्लाने लगती है। शाओ कहती कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैंने परफेक्टली एक बाइट ही लिया है। तो फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जाने दो ना, ऐसे भी तो हमें वेट लूज करना है, उसने खा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, भले ये डिश कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। फिर यहाँ पर वो गधी लोग सभी के सभी अपना डिशेस उसे देने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता होता है कि इन सभी के अच्छी बर्ताव के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। शाह यहाँ पर मजे से सारी डिशेस को खा लेती है। फिर यहाँ पर वेट्रेस चेकआउट करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो उससे उसका बिल बताती है, जो कि 1,29,000 का होता है। तो फिर यहाँ पर शाह डेज़ी को देखने लगती है। डेज़ी कहते कि तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो, तुमने खाया है, तुम पैसे भरोगी। शाह कहने लगती है लेकिन तुमने तो क्लियरली कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर फ्री में खाने दोगी अगर मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर शाह की अगेन सभी लोग उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं एंड कहने लगते कि नहीं नहीं, हम में से तो किसी ने ऐसी बात ही नहीं की थी। साथ साथ यहाँ पर वेट्रेस भी उसे कहती कि मैडम आपने सब कुछ खाया तो फिर आप ही को सारी चीज़ें पे करनी होगी। डेज़ी यहाँ पर कहने लगती कि लगता है तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, तो फिर यहाँ के होटल का तुम्हें बर्तन धोना पड़ेगा एंड कम से कम 1 साल तो बर्तन धोना पड़ेगा, तब जाकर तुम आज का बिल को पे कर पाओगी। शाह को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती कि मैं समझ गई, तुम सभी लोग ये चीज़ जानबूझकर कर रही हो। डेज़ी कहती कि जानबूझकर कर भी रहे होंगे तो तुम क्या ही कर लोगी। फिर बाद में यहाँ पर शाह जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है एंड यहाँ पर वो सभी को एक डिस्प्ले में व्यू दिखाने लगती है, जहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों से कही होती है कि वो लोग ये खाना उसे फ्री में खाने देंगे अगर वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उन तीनों को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने चीप लोग कैसे आ सकते हैं, जिनके कपड़े देखकर भी समझ आता है कि वो लोग ने किसी स्टॉल से उठाए होंगे, लेकिन नाटक तो ऐसा करे कि जैसे हाई फाई डिजाइनर के कपड़े पहन कर आए हो। यहाँ पर डेज़ी उन सभी को समझाने लग जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर फू फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं फू फैमिली की इकलौती और सबसे बड़ी बेटी हूँ, साथ साथ मेरी तो प्रेसिडेंट के साथ में शादी भी होने वाली है। दूसरा यहाँ पर वो शाह पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही मेरे शादी वाले दिन को चुराकर अपना शादी वाला दिन बना दिया था। यहाँ पर बाकी के लोग तो उनका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं, जहाँ पर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर डेज़ी की फ्रेंड्स यहाँ पर शॉबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर शाह अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उन दोनों को चक्कर मार देती है। फिर यहाँ पर डेज़ी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पावर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि डेज़ी एक दीवार जैसी चीज़ से टकरा कर खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड पीछे से वेटर आ रहा था,
जिसके हाथ में कैवियर होता है और वो कैवियर जो है डेजी के फेस पर गिर जाता है। बाद में यहाँ पर वेटर उन्हें बताने लगता है कि मैम आपकी वजह से ये पूरा कैवियर गिर चुका है। एक कैवियर के पीस का प्राइस है 1 मिलियन और अगर देखा जाए तो इसमें 100 थे तो आपको 1 मिलियन का प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पर डेजी कहने लगती कि मैं क्यों पे करूँ, इस लड़की ने मुझसे धक्का दिया, आप लोग पैसे इससे वसूल कीजिए। और वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इतने में आकर असिस्टेंट उसके हाथों को पकड़ लेता है और तर यहाँ पर लीशन कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर डेजी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू अपने बताने लगती है ताकि ऐसा लगे कि जितनी भी गलतियाँ थी वो सब कुछ शाओ की थी। मन यहाँ पर डेजी सोच रही होती है कि देखना अब तो ये इसके साइड बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर लीशन कहने लग जाता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हो मेरी वाइफ को इस तरीके से परेशान करने की। एंड ये वाइफ वाला शब्द सुनकर तो डेजी की फ्रेंड शॉक हो जाती है एंड कहती है कि ये लड़की लीशन की वाइफ है, तुमने तो कहा था कि तुम उसकी फियांसी हो और तुम्हारी शादी मिस्टर लीशन से होने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, इतने में ही मैनेजर वहाँ पर आ जाता है एंड कहने लगता है कि मिस्टर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं खुद ब खुद हैंडल कर दूंगा। शांग यहाँ पर सोचने पड़ जाती है, लेकिन वो 100 मिलियन का कैवियर जो नीचे गिरा है अब उसका क्या होगा। तो फिर यहाँ पर लीशन से याद आ जाता है कि सुबह सुबह जो धमकियाँ देकर मुझे कार्ड दिया था वो क्या तुमने घर पर रख कर आई हो। फिर बाद में यहाँ पर शाह को इस कार्ड के बारे में याद आता है और यहाँ पर वो कार्ड वेटर को दे देती है ताकि वो सारे बिल को पे कर सके। फिर बाद में यहाँ पर डेजी को शाह पर गुस्सा आने लग जाता है। जहाँ पर वो शाह को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लीशन आ जाता है, कहता है कि कुछ सोच समझ कर आगे कदम रखना वरना तुम्हारी लाइफ में ख़राब कर सकता हो। फिर बाद यहाँ पर मैनेजर उन तीनों को वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि उन्हें होटल में तमाशा जो खड़ा कर दिया है। साथ साथ यहाँ पर शाह भी सोचने लग जाती है कि ये मुझे हेट ज़रूर करता है, लेकिन फिर इसने मेरी मदद क्यों की, हो सकता है कि इसका हेट मेरे लिए कम हो रहा हो। फिर बाद में यहाँ पर शाह जो होती है नीचे से कैवियर उठाकर टेस्ट करने लग जाती है एंड यहाँ पर लीशन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहने लगता है कि मैंने कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया। लीशन कहता है कि ऐसे तो मत खाओ। बाद में यहाँ पर वो उसके लिए ढेर सारे उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कैवियर और चिकन के लेग पीस मंगवा देता है। शाह तो यहाँ पर खुशी हो जाती है। लीशन कहता है कि खा लो, डिवोर्स के पहले जितना खाना है तुम खा सकते हो, तुम्हें मैं कोई रोक टोक नहीं करने वाला हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पर शाह खाने लगती है लीशन उसे गौर से देखने लगता है, जहाँ पर लीशन को उसकी बचपन की फ्रेंड याद आने लग जाती है जो कि ठीक ऐसी तरीके से खाया करती थी। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लीशन उसे कह रहा होता है कि आराम से खाओ वरना तुम्हारे गले पर वो चोक हो सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं जहाँ पर वो उस मीट के अंदर कुछ तो मिलाकर आ रहा होता है एंड बाद में वो दोनों डिशेस एक दूसरे को दे देता है। यहाँ पर हमारा बिजनेस टाइकून लीशन जो होता है मैनेजर की स्मेल को देखकर समझ जाता है कि इस मीट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर वो उसे खाता नहीं है और अपने असिस्टेंट को ऑफर करने लगता है, जहाँ पर असिस्टेंट वो खाने से भी मना कर देता है। फिर हम बाद में यहाँ पर उन सभी को माउंटेन साइड में देखते हैं एंड यहाँ पर ये वही शो होता है जिसका न्यूज़ चैनल में लीशन ने न्यूज़ देखा हुआ था कि यहाँ पर सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें ड्रैगन बॉल मिलेगा। एंड ड्रैगन बॉल कोई आंसा अवार्ड नहीं होता, वो बहुत ही प्रीशियस एक बॉल होता है, एक प्रकार का पीठ जो कि उनकी इच्छाओं को पूरी करता है। एंड यहाँ पर लीशन का बस एक ही एम होता है, वो अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ एक बार और से मिल सके। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट आ जाती है, साथ में साथ यहाँ की होस्ट जो होती है स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करती है एंड वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मास्टर का असिस्टेंट होता है। वो यहाँ पर शाह को देखकर सोचने पड़ जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। शाह भी यहाँ पर उस असिस्टेंट को देखकर सोचने लगते कि लगता है ये हमें थ्रू आउट द जर्नी गाइड करने वाले हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनका फर्स्ट पड़ाव शुरू होता जा रहा है, जहाँ पर उन सभी को अलग अलग वाटर के थ्रू जाना होता है। यानी जो वाटर होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, साथ साथ अलग अलग इमोशंस उसमें कनेक्ट होते हैं। तो जो भी अगर उन इमोशंस के अपोजिट होता होगा तो फिर वो वाटर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन देगा या फिर उनकी बॉडी को बर्न करने लगेगा। यहाँ पर डेजी के फ्रेंड्स बोलते कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी के थ्रू ही तो उस तरफ जाना है। वह यहाँ पर जैसे वो फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर जाती है उसका पेन अचानक से बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से भागकर निकल जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर उस मैनेजर को देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लीशन को देखते हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना कर आया था। तो फिर वो यहाँ पर उस सभी पानी के लेवल से अपने आप ही वहाँ से बाहर निकल आता है। ये देखकर मैनेजर सोच लेता है कि मैं ये ड्रैगन बॉल जीत कर ही रहूँगा। तो फिर यहाँ पर वो एक मेडिसिन लेता है, साथ साथ वो मेडिसिन डेजी को भी देता है और वो मेडिसिन जैसे ही खाकर उस पानी पे चलता है उससे कुछ होता ही नहीं है। डेजी सोचती कि ज़रूर इस मेडिसिन की वजह से उस पर कुछ असर नहीं हो रहा होगा। तो फिर वो भी उस मेडिसिन को खाकर उस पानी के थ्रू वॉक कर लेती है।
आधा से ज़्यादा लोग तो इसी लेवल में गिव अप कर देते हैं। फिर बाद में आखिर में शाओ बची होती है। डेज़ी यहाँ पर शाओ को चलने के लिए कहती है तो फिर शाओ यहाँ पर पानी में आ जाती है, जहाँ पर डेज़ी को लगता है कि अब तो इसका पेन बढ़ गया होगा, लेकिन शाओ को वो पानी बहुत कंफर्टेबल लगता है और ये बात सुनकर डेज़ी को यकीन नहीं होता, तो वो उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देती है। शाओ भी कुछ कम नहीं होती, वो भी डेज़ी के ऊपर पानी फेंकती है, जहाँ पर डेज़ी के अंदर से स्मोक निकलना शुरू होता है और ये चीज़ देखकर असिस्टेंट और तो लीशन हंसने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैनेजर सोच रहा होता है कि ये लड़की तो किसी काम की नहीं है, और यहाँ पर शाओ से लड़ते लड़ते डेज़ी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। फिर खड़े होते हुए यहाँ पर सारा इल्ज़ाम शाओ पर लगा देती है। शाओ बोलती है कि कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारा डिस्टेंस देखो और मेरा डिस्टेंस देखो, हम दोनों कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर खड़े हैं और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें गिराया होगा। एंड यहाँ पर फाइनली हमें हमारे सेकेंड राउंड के कंटेस्टेंट्स मिल जाते हैं। फिर इन सभी लोगों को यहाँ पर उनके नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। एंड यहाँ पर टोटल 6 कंटेस्टेंट्स होते हैं, जिसमें से शाओ, डेज़ी, असिस्टेंट, लीशन और साथ साथ वो मैनेजर भी होता है। फिर बाद में यहाँ पर वहाँ की जो होस्ट होती है उन्हें सेकंड टास्क बताने लगती है। एंड ऊपर एक रेफ्रिजरेटर होता है, जिसके अंदर उन्हें कपल्स की टीम बनाकर वो सारे पेबल्स को उस रेफ्रिजरेटर के अंदर डालना होता है। तो फिर यहाँ पर वो सभी के सभी लोग अपने आप को पैरअप करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मैनेजर समझ जाता है कि शाओ यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकती है, तो वो उसके साथ पैरअप करने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर लीशन को अच्छा नहीं लगता कि आखिर मेरी वाइफ उसके साथ क्यों पैरअप होगी, तो यहाँ पर वो असिस्टेंट को इशारा करता है, जहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के साथ में पैरअप करने के लिए चला जाता है। और बाद में यहाँ पर लीशन शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या वो तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम उसका साइड ले रही हो। शाओ कहती कि टेंशन मत लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टोन्स को लेती है और एक एक कर फ्रिज कर मारने लगती है, लेकिन जैसा ही पहला स्टोन फ्रिज के अंदर जाता है वो अपने आप बाउंस बैक होकर सीधा लीशन के सर पर लग जाता है। शाओ को कहने लगता है कि तुम ये जानबूझ के कह रही हो, तो फिर शाओ कहते कि नहीं, मेरा निशाना ऐसा ही है, न जाने ये क्यों वापस आ जा रहा है। बाद में सेकेंड टाइम जब वो वापस से ट्राई करती है तो सेम वैसा ही होता है। लीशन कहता है कि रहने दो, मैं खुद ब खुद ही कर लूँगा। एंड यहाँ पर लीशन खुद ब खुद करने के बदले यहाँ पर शाओ को हेल्प कर रहा होता है, जहाँ पर वो इसके क्लोज आकर उस पेबल्स को फ्रिज के अंदर मार रहा था। उनकी क्लोजनेस को देखकर यहाँ पर असिस्टेंट को भी शक जाने लगता है कि कहीं कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर शाओ भी कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है, क्योंकि लीशन उसके बहुत करीब होता है। एंड यहाँ पर ढेर सारे पेबल्स उन्होंने फ्रिज में ऑलरेडी डाल ही दिए थे। लीशन यहाँ पर उसके कानों को देखकर बोलने लगता है कि तुम्हारे कान लाल क्यों हो रहे हैं। शाओ कहते कि कुछ नहीं, वो बहुत गर्मी हो गई है ना, बस इस वजह से। एंड यहाँ पर डेज़ी को समझ आ रहा होता है कि ये लोग जीत सकते हैं, तो फिर यहाँ पर वो स्टोन लेकर उनके ही हथियार पर मार देती है, जिस वजह से उनका जो एक्सर होता है वो टूट जाता है। एंड यहाँ पर लीशन उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर डेज़ी माफ़ी मांगती है, कहती कि क्या करे, मेरे हाथों पर मेरा खुद का कंट्रोल है ही नहीं, वो अपने आप वहाँ पर जा गया और मुझे नहीं पता था कि वो टूट जाएगा। यहाँ पर लीशन चला जाता है डेज़ी के पीछे और यहाँ पर वो शाओ से कहने लगता है कि तुम खुद ब खुद इन पत्थरों को फेंको। डेज़ी यहाँ पर खुश हो जाती है कि लीशन उसकी मदद करने के लिए है। एंड जैसे यहाँ पर शाओ पत्थर फेंकती है, वो पत्थर घूम फिर कर यहाँ पर लीशन पर आने वाला था। एंड लीशन बड़ी चालाकी से डेज़ी के पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो पत्थर डेज़ी को लग जाता है। एंड ठीक ऐसा होते ही जाता है, जहाँ पर लीशन बाद में शाओ के पास चला जाता है। एंड डेज़ी यहाँ पर शाओ पर चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन लीशन कहता है कि अरे तुम उसे क्यों चिल्ला रही हो, उसका थोड़ी ना उसके हाथों पर कंट्रोल है, उसके तो हाथ फिसल गए होंगे, इस वजह से ये सब हुआ होगा। अभी कंपटीशन है, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रही हो। एंड ऐसा करके वो डेज़ी का मुंह कर बना देता है। एंड ऐसा कहकर वो डेज़ी का मुंह ही बंद करवा देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर खाली 1 मिनट बचे होते हैं, जहाँ पर कोशिश करने पर भी सबसे ज़्यादा पेबल्स जिसके गए होते हैं वो शाओ और लीशन होते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग इस राउंड के विजेता हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनका ये आखिरी राउंड होता है, जहाँ पर वो लोग उन्हें आखिरी राउंड वाले टेम्पल की ओर लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर उन सभी को एक टीम बनानी थी, लेकिन वो चाहे तो अकेले भी खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्हें एकदम टॉप पोजीशन पर पहुँचना था, जहाँ पर वो जो मैनेजर होता है वो खुद ही की टीम बना लेता है। एंड यहाँ पर हमें समझ आता है कि मैनेजर के पास में भी कुछ शक्तियाँ होती है, लेकिन वो प्योर शक्तियाँ नहीं बल्कि ईवल शक्तियाँ होती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर ऊपर की ओर चढ़ने तो वाला था, लेकिन वो ऊपर चढ़ ही नहीं वाला था, क्योंकि यहाँ के पावर्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दूसरा यहाँ पर लीशन और शाओ भी ट्राई करते हैं, लेकिन शाओ के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, जहाँ पर लीशन का शक सही जाता है। जब मैनेजर ने उन्हें वो मीट खाने के लिए दिया था तब लीशन ने तो नहीं खाया था, लेकिन शाओ ने उसे ज़रूर खाया था, जिस वजह से उसे पेट दर्द हो रहा है।
फिर बाद में यहाँ पर लीशन उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम ये सोच ही रहोगी कि तुम्हारे पेट दर्द होने पर भी मैं बहुत ग्रेडी बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस कंपटीशन को जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उस ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई तो एम है जहाँ पर मुझे उस लड़की से मिलना ही होगा, और ऐसे भी हमारा डिवोर्स होने ही वाला है, तो तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। शाह कहती कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे भी डाइवोर्स देना ही है और मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो दिल पे पत्थर रख के उसे चोट चोट कह देती है ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम भी डाउन ना हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर उन्हें आइडिया आ जाता है जहाँ पर शाह असिस्टेंट को लेकर बड़े वाले वाई के पास में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे एम लगाने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो मैनेजर धीरे धीरे आगे बढ़ ही जा रहा था एंड वो फाइनल पोजीशन पर आने वाला था, लेकिन यहाँ पर शाह की पावर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो असिस्टेंट एकदम दूर जा गिरता है एंड यहाँ पर सबसे पहले वो उस टेंपल के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका विनर वो असिस्टेंट होता है एंड यहाँ पर बाद में मास्टर का असिस्टेंट आकर वो ड्रैगन बॉल उस विनर असिस्टेंट को दे देता है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल कर वो ड्रैगन बॉल छीनने की कोशिश करता है, बट असिस्टेंट उसे उस ड्रैगन बॉल से दूर कर देता है। फिर यहाँ पर वो सभी को बेहोश कर देता है, लेकिन लीशन और शाह अभी भी होश की हालत में थे एंड यहाँ पर लीशन वो ड्रैगन बॉल देखकर सीधा शाह को भागने के लिए कहता है, जहाँ पर वो शाह को देखकर समझ जाता है कि शाह वही बचपन की लड़की है जिसे वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरा यहाँ पर मैनेजर होता है जो कि शाह पर वार करने वाला था, लेकिन यहाँ पर लीशन आ जाता है जहाँ पर वो पावर लीशन को लग जाती है और वो नीचे बेहोश होने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह भागकर उसके पास आ जाती है जहाँ पर वो मैनेजर उस पर वार करने वाला था, लेकिन इतने में ही मास्टर का असिस्टेंट आकर उस पर वार कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह के हाथों को हील कर देता है एंड यहाँ पर शाह की पावर्स एक बार फिर से उसके पास आ जाती है जहाँ पर वो मैनेजर से फाइट करने लगती है एंड वो इतनी पावरफुल होती है कि मैनेजर को दूर धक्का दे देती है एंड इतने में यहाँ पर ग्रेट मास्टर भी आ जाता है जहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें सारी बातें बताने लग जाता है एंड यहाँ पर ग्रेट मास्टर कहने लग जाता है कि इसकी डेथ 1 मिनट पहले हो चुकी है एंड ये बात सुनते यहाँ पर शाह को बड़ा बुरा लगता है एंड शाह यहाँ पर ग्रेट मास्टर को उसे कहने लगते कि प्लीज आप इसे तो बचा ही सकते हो क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें आती जो है। लेकिन यहाँ पर ग्रेट मास्टर कहने लग जाते कि देखो भले हमारे पास कितनी भी मैजिकल पावर्स क्यों ना हो, लेकिन किसी मरते हुए को जिंदा करना ये सिर्फ गॉड कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मास्टर को ड्रैगन बॉल के बारे में याद आता है जो कि शाह के हाथों में था एंड जब वो शाह के हाथों में था तो शाह उसकी ओनर बन जाती है। तो फिर वो शाह से कहने लगते हैं कि इस पूरी दुनिया में खाली 5 ड्रैगन बॉल्स थे जिसमें तो खाली एक बचा है जो कि तुम्हारे हाथ में, तो अगर तुम चाहो तो एक फैसला ले सकती हो। एंड यहाँ पर शाह समझ जाती है तो फिर शाह यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये ड्रैगन बॉल शुरुआत से ही इसे चाहिए था और ऐसे भी इसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दाव पर लगा दी, तो मैं इसकी जान तो बचा ही सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसकी एक ही विश होती है कि लीशन वापस से एक बार ठीक हो जाए एंड ठीक ऐसा ही होता है, लीशन की बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होता है जहाँ पर वो असिस्टेंट उसे सारी बातें बताने लग जाता है कि हमारे मास्टर ने आपको विजिट किया था और उन्हें पता है कि आप ये शादी को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये शादी ड्रैगन बॉल्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और अगर आपको इसे तोड़ना होगा तो फिर आपको वो हिडन ड्रैगन बॉल ढूंढना ही होगा। एंड कहा जा रहा है कि ऑक्शन होने वाला है ठीक 2 वीक के बाद में जहाँ पर वो बॉल वहीं पर होगा, तो आप उसे लेकर अपने विशेष को पूरी कर सकते हैं। उसके बिना ये डिवोर्स पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनहोनी होती ही रहेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर लीशन शाह को बचपन की बातें पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर शाह को कुछ याद नहीं आता, तो वो उसे पेंडेंट दिखाने वाला था लेकिन इसका पेंडेंट अचानक से गायब हो जाता है। लीशन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं ड्रैगन बॉल से डिवोर्स मांगने से अच्छा ये मांग लूंगा कि वो मुझे उस लड़की से मिला दे। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो हिडन बॉल वहाँ पर मौजूद भी होगा या फिर नहीं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि लीशन के लिए चिकन का सूप लेकर आ गई होती है, लेकिन लीशन यहाँ पर नाटक करने लगता है। दूसरा यहाँ पर आंटी अपना कान लगाए दरवाजे की ओर खड़ी हुई थी। यहाँ पर तो वो उसे वो सूप को जबरदस्ती पिला रही थी, लेकिन आंटी को तो यहाँ पर कुछ और ही समझ आ रहा होता है, जहाँ पर वो अजीब अजीब चीजें सोचने लग जाती है और बड़ी खुश हो रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ऑक्शन के लिए आ जाते हैं जहाँ पर शाह भी उनके साथ में आती है। यहाँ पर लीशन और उसका असिस्टेंट अंदर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से शाह को चीज़ें भूल गई होती है, तो वापस वो कार के अंदर से वो चीज़ें लेकर आने लगती है। इतनी में यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा भी मौजूद होती है, जहाँ पर वो लोग शाह को इस ऑक्शन में देखकर शॉक हो जाते हैं। कहते कि तुम इस ऑक्शन में कैसे आ गए और तुम्हारा हस्बैंड लगता तुम्हारे साथ नहीं आया। तो फिर शाह कहने लगते हैं कि वो तो अंदर बैठा हुआ है और मैं भी अंदर जाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर डेज़ी शाह को रोकने लगती है। कहते कि देखो ये कोई मामूली सा अम्यूजमेंट पार्क नहीं है जहाँ
यहाँ पर बिना टिकट के तुम आ ही जाओगी। इसके लिए एक इनविटेशन लगता है जहाँ पर तुम्हें जाना होगा एंड कुछ पैसे तो पे करने भी होते हैं। तुम्हारे पास कहाँ ही खुद के पैसे। शाओ यहाँ पर कहने लगती है कि मैं ऐसे भी नॉर्मली जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो है उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी चिल्लाकर वहाँ के स्टाफ को बुलाती है, जहाँ पर वो वहाँ के स्टाफ को बताने लग जाती है कि इस लड़की के पास तो इन्विटेशन भी नहीं है, वो अंदर जा ही नहीं सकती है। यहाँ पर वो स्टाफ बताने लग जाता है कि देखिए मैडम, भले आपके पास इन्विटेशंस नहीं हो, लेकिन अगर आप यहाँ की पॉलिसी को पार करती हो तो फिर आप यहाँ के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि इस मामूली से गरीब इंसान के पास आखिर कौन सी कीमती चीज़ होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शाओ ने थैली लाई हुई थी जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें थी, तो वो निकालने लग जाती है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ फोनिक्स बर्ड होती है। इसे देखकर तो वो स्टाफ पूरा पागल हो जाता है, क्योंकि फोनिक्स बर्ड जो है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पाई जाती है और उसके पास में अद्भुत शक्तियाँ होती है। सिर्फ फोनिक्स बर्ड ही नहीं, यहाँ पर शाओ के पास अलग अलग प्रकार के अवतार्स होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर तो वो बहुत खुश हो जाता है और उससे वो ग्रीन सेक वाला अवतार ले देता है। फिर वो शाओ को अंदर जाने देता है। फिर बाद में यहाँ पर यह ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम वैंग नाम के इंसान को देखते हैं, जो कि उस होटल का मेन मैनेजर होता है और वो होटल को ओन करता है। एंड यहाँ पर ये ऑक्शन में ड्रैगन बॉल लेने के लिए आया हुआ था। शाओ यहाँ पर बात कर रही होती है वैंग को लेके कि न जाने लोग कहाँ से आ जाते हैं। वैंग यहाँ पर शाओ पर चिल्लाने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर लीशन को भी गुस्सा आता है। वो वैंग को अपनी ज़बान संभालने के लिए कहता है। फिर बाद में वैंग जाकर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद में ये ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन सभी ड्रैगन बॉल से बैट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, जहाँ पर ड्रैगन बॉल सिखाने चाहिए वहाँ पर 5 कलर के क्लाउड्स होते हैं, यानी कि स्टोन होते हैं, एंड उन स्टोन के अंदर ड्रैगन बॉल मौजूद था। अब ये तो क्लाइंट्स को गैस करना है कि आखिर कौन से स्टोन के अंदर कौन सा ड्रैगन बॉल हो सकता है। फिर यहाँ पर बैटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर 1 बिलियन के लिए ड्रैगन बॉल सेल हो जाता है, यानी कि वो स्टोन। तो फिर ये हाथों वैंग के लग जाती है। वैंग बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि अब एक एक कर मैं सभी स्टोन को तोड़ूंगा और ड्रैगन बॉल मेरे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होस्ट उसे समझाती है, लगता है आपने रूल्स और रेगुलेशन को नहीं पढ़ा है, एक एक स्टोन के लिए अलग अलग बैटिंग होने वाली है, इसलिए यहाँ पर कोई चाहे तो 5 स्टोन भी ले सकता है 5 बार बैटिंग कर। लेकिन आप फिलहाल फर्स्ट वाला स्टोन ही जीते हो। यहाँ पर शाओ का यानी कि ग्रेट मास्टर का असिस्टेंट भी मौजूद होता है। तो फिर यहाँ पर वो शाओ को अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम अपनी गोल्डन आई से देख सकती हो कि आखिर कौन से स्टोन के अंदर वो मैजिकल बॉल पड़ा हुआ है। यहाँ पर शाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती तो है, लेकिन वो बहुत अनश्योर होती है कि लास्ट वाले में था या फिर सेकंड वाले में था। तो फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग बैटिंग लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शाओ भी बैटिंग लगाती है तो वो सबसे बड़ा अमाउंट बोल देती है। डेज़ी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना अमाउंट बोला है, इतना अमाउंट तुमने अपनी लाइफ में देखा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लीशन बोलने लगता है कि मेरी वाइफ है, चाहे तो वो 3 ट्रिलियन का भी बेट लगा सकती है, मेरे पास इनफ पैसे है इस पूरे के पूरे घर को देने के लिए, तो फिर तुम अपना मुंह ना रखो तो फिर बेहतर होगा। एंड यहाँ पर बाद में बैटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीशन और ग्रेट मास्टर का असिस्टेंट एक साथ में टाई अप कर लेते हैं कि वो लोग खाली लास्ट पे और सेकेंड लास्ट वाले पे एम रखेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैटिंग लगाते तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जहाँ पर वो लोग खाली कम कम अमाउंट में लास्ट और सेकेंड लास्ट वाले को खरीद लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वैंग खुश होकर चला जाता है अपने तीनों प्रीशियस स्टोन को तोड़ने के लिए। वो कहता है कि देखना पहले वाले के अंदर ही है, मुझे यहाँ पर ड्रैगन बॉल की स्मेल आ रही है। शाओ मन में कह रही होती कि मुझे तो चिकन पीस की स्मेल आ रही है। फिर जैसे ही वो तोड़ता है उसमें ड्रैगन बॉल नहीं बल्कि चिकन का पीस होता है, एंड उसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो तीनों के तीनों तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर से ड्रैगन बॉल निकलता ही नहीं है। यहाँ पर वो 4th भी तोड़ने वाला था, बट होस्ट उसे मना कर देती है और रूल्स को फॉलो करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन 4th वाले को तोड़ने जा रहा था। इतने में ही वैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसे है पे करने के लिए, पहले पे तो करो और उसके बाद में इसे तोड़ना। लीशन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं पे कर दूंगा। वैंग कहता है कि तुम चाह कर भी पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर लीशन समझ जाता है कि इन सब के पीछे इस वैंग का ही हाथ होगा। तो फिर यहाँ पर होस्ट बताने लगती है कि अगर आप आज की आज पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर इस स्टोन का ऑक्शन एक बार वापस से शुरू होगा, जहाँ पर जो इस ऑक्शन को जीतेगा उसे ये स्टोन मिल जाएगा। एंड लीशन यहाँ पर ऐसा होने नहीं दे सकता था। इतने बाद में हम वहाँ पर ऑक्शन के स्टाफ को देखते, जो कि बाहर यहाँ पर शॉपी से ग्रीन स्नेक लिया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो शाओ को गिफ्ट कार्ड देने लगता है, कहता है कि इस गिफ्ट कार्ड से आप यहाँ पर ऑक्शन में कुछ भी खरीद सकती हो
और वो भी मुफ्त में। वो पूछने लग जाते कि ये तुम मुझे दे क्यों रहे हो, ये तो बड़ा प्रीशियस है। तो वो स्टाफ उसे बताने लगता है कि बाहर तो आपने मुझे इस गिफ्ट कार्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ दी थी, जो थी वो ग्रीन स्नेक, एंड यहाँ पर उसे मैंने सेल कर कर कई सारे पैसे और पावर्स अर्न किए, तो फिर इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। असिस्टेंट भी यहाँ पर खुश हो जाता है कि हमारी मैडम तो कितनी अच्छी और काइंड और हम्बल इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन भी ये डिसीजन शाओ पर छोड़ देता है कि शाओ को जिसमें गट फीलिंग होगा वो वही वाली चीज़ ले लेगी। एंड यहाँ पर शाओ अपने पावर्स का इस्तेमाल कर कर फोर्थ वाले पर बिलीव करती है, और जैसे वो उसे तोड़ती है उसके अंदर ड्रैगन बॉल होता है। यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि लीशन यहाँ पर अपने डिवोर्स की बात करने वाला है। ये बात सुनते डेज़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे मौका जब मिलने वाला था। शाओ भी यहाँ पर लीशन से यही मांगने के लिए कहती है। हालांकि शाओ को ये बोलते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वो लीशन की खुशी ही चाहती थी। लीशन यहाँ पर यह बात मानता ही नहीं है एंड कहता है कि मुझे उस लड़की से मिला दो जिसने मेरी जान बचाई थी। एंड यहाँ पर ड्रैगन बॉल उस लड़की का नाम नहीं बताता, ना ही शक्ल बताता है, खाली वो उसे प्रोवर्ब में कहता है कि वो लड़की तुम्हारे आसपास ही है। फिर लीशन का पूरा शक चला जाता है शाओ पे, जहाँ पर वो शाओ को देखकर खुश तो हो जाता है। दूसरा वैंग समझ जाता है कि लीशन ने लगता है उस लड़की से अभी तक मिला नहीं है, वो खाली उससे बचपन में मिला है, तो अभी भी टाइम हम प्लॉट में ट्विस्ट ला सकते हैं। और वो डेज़ी और उसकी मॉम को लेकर बाहर क्यों चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीशन शाओ को देखकर सोच रहा होता है कि अगर शाओ ही बचपन की वो लड़की है तो उस दिन मैं उसे इतने सवाल पूछ रहा था, उसे बचपन की बातें याद क्यों नहीं है। दूसरा यहाँ पर वैंग होता है जो कि डेज़ी को सारी की सारी प्लानिंग बताने लग जाता है। और यहाँ पर डेज़ी समझ जाती है और लीशन से मिलने के लिए आ जाती है, और न जाने डेज़ी के पास वो जेड का पेंडेंट कहाँ से आ जाता है। वो जेड का पेंडेंट उसके पास उस वजह से होता है क्योंकि उसने उस गेम खेलने के टाइम पर उससे वो चुरा लिया था। यहाँ पर लीशन उस पेंडेंट को देखकर शॉक हो जाता है। डेज़ी कहते कि आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लीशन यहाँ पर कहने लगता कि आखिर मैं तुम्हारी बातों को कैसे मान दूँ, जहाँ पर डेज़ी उसे वो पेंडेंट दिखाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी। तो फिर यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर शाओ को डिवोर्स दो और मेरे साथ में शादी कर लो। लीशन कहते कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हमारी शादी जो है वो ड्रैगन बॉल के अकॉर्डिंग ही तय हुई थी, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। डेज़ी कहते कि देखो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी रास्ते, तुम एक बार फिर से ड्रैगन बॉल को समन कर सकते हो जिस वजह से वो वापस प्रकट होगा, और यहाँ पर तुम अपनी विश को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि ये क्या तो ठीक रही है, एंड यहाँ पर डेज़ी की जो चाल होती है वो कामयाब हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से देखकर बड़ी खुश हो जाती है। और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने तो उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं, और वो भी एकदम टॉप लग्जरियस ब्रांड के। शाओ भी यहाँ पर उन गिफ्ट्स को देखकर उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। लेकिन यहाँ पर इनकी खुशी पर पूरा का पूरा पानी फिर जाता है लीशन के आती। लीशन आती यहाँ पर शाओ से कहने लग जाता है कि इस कार्ड को रखो और अब तुम इस घर से जा सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। यहाँ पर उसकी मदर शॉक हो जाती है, कहते कि तुम क्या कह रहे हो, तुम होश और आवाज़ में तो हो या फिर तुम ड्रिंक कर आए हो। लीशन कहता है कि मैं अपने होश और आवाज़ में पूरी तरीके से हूँ और मुझे मेरी सेवियर मिल गई है और वो मेरे साथ शादी करना चाहती है, तो फिर मैं ये मैरिज को तोड़ना चाहता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर शाओ को बड़ा दुख हो रहा था। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो, मेरी खाली एक ही डॉटर इन लॉ है जो कि यहाँ पर शाओ है, और मैं खाली उसी अपनी डॉटर इन लॉ कंसिडर कर सकती हूँ, किसी और लड़की को नहीं। तो अभी भी टाइम है, अपनी बात को पलट लो और वापस से ये डाइवोर्स वाली ना बात करो तो बेहतर होगा। लीशन कहता है कि नहीं मॉम, ये डिसीजन बन चुका है और मैं अपने डिसीजन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। शाओ यहाँ पर आंटी को थैंक यू बोलती है, कहती है कि कोई बात नहीं, अब आपको मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये लीशन का जो है पर्सनल डिसीजन है। एंड यहाँ पर वो उसके पैसे लेने से मना कर देती है, कहती है कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, और हाँ, जब डाइवोर्स साइन करना होगा तब तुम मुझे बुला सकते हो, तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो उदास में जाने लगती है, जहाँ पर उसे लीशन रोकता तो है और उसमें अंदर एक होप आने लगती है। लेकिन लीशन यहाँ पर उसे सिर्फ डेट्स बता रहा था। फिर वहाँ से वो घर से बाहर निकल जाती है और वो बहुत उदास थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जो कहने लगती कि अरे वाह, तुम्हें इतना जल्दी घर से निकाल दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शाओ भी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं भी खुद सरप्राइज हूँ, ये सोचा कि तुमने लीशन की जान बचाई थी, लेकिन कोई बात नहीं।
डेज़ी कहती कि हाँ सही कहा तुमने, मैं ही वो लड़की थी जिसने जी सेन की जान बचाई थी। और यहाँ पर ली शेन का तुम्हारा कोई रिश्ता है भी नहीं, तुम तो सिर्फ उसके सब्स्टिट्यूट वाइफ थी और अब तो तुम उसकी वाइफ नहीं रहने वाली हो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। और ली शेन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करने वाला है जहाँ पर वो सभी के सामने मुझे अपनी एज अ वाइफ अनाउंस करेगा एंड यहाँ पर मैं उसकी सबसे अच्छी और पहली वाइफ बन जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर शाओ उसके साथ झगड़ती नहीं है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर स्टाफ उसे ग्रीट करते हैं और वो बड़े रूडली स्टाफ से बात करने लगती है। फिर यहाँ पर वो दूर बैठी आंटी को देखती जो कहने लगती है कौन है वहाँ पर जो मुझे ग्रीट करने के लिए नहीं आ रहा है। और जैसी आंटी बाहर आती है वो आंटी को देखकर शॉक हो जाती है एंड कहती है कि माफ़ कर देना मदर इन लॉ, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ पर बैठी थी। आंटी बोलती कि खबरदार, अगर अपने मुंह से मुझे मैं अपनी मदर इन लॉ बुलाए तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं लगती हूँ। डेज़ी की नज़र यहाँ पर गिफ्ट्स पर चली जाती है जो कि यहाँ पर वो कपड़ों को छूकर टच करने लगती है एंड कहती है कि सारे गिफ्ट्स मेरे लिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन आंटी यहाँ पर गुस्सा करने लगती है और असिस्टेंट से कहती है कि इसके हाथों से अभी के अभी वो कपड़े खींचो, मैं यहाँ पर वो कपड़ों को इसके हाथों से टच होने भी नहीं देना चाहती। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि डेज़ी तुम इस सारे कपड़े को छोड़ दो तो बेहतर रहेगा। डेज़ी कहती कि अरे ये मेरे ही तो गिफ्ट्स है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, ये मिस्टर ली शेन की वाइफ के लिए गिफ्ट्स है। तो फिर डेज़ी कहते हैं कि वो तो मैं ही हूँ, बहुत जल्दी मैं बन जाऊंगी। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, उनकी वाइफ कुछ समय पहले घर से बाहर निकली है कुछ काम की वजह से और वो वापस भी आ जाएंगी, तुम कौन हो मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी कर रही होती है जहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी झाड़ू को उठा लेती है और असिस्टेंट को कहती है कि हमें इस गंदगी को झाड़ू मारकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो लोग यहाँ पर उसके पैर पर मारते उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते, जहाँ पर उस बेचारे का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर यहाँ पर वैंग को कॉल कर देती है एंड कहती कि हमें हमारे प्लान बी को शुरू करना ही होगा। फिर यहाँ पर प्लान बी तो उनका एक ही होता है जहाँ पर शाओ की डेथ होने वाली थी और इसे डेज़ी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कितनी ईविल पर्सन हो सकती है वो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि भाग रही होती है एंड मास्कमैन वाला इंसान उसका पीछा कर रहा था, वो भी चाकू लेकर एंड ग्रैंडमा हेल्प मांग रही थी। तो फिर यहाँ पर शाओ उन्हें साइड कर देती है, लेकिन पीछे से कार आकर उन्हें टक्कर दे देती है एंड ये मास्कमैन अपना मास्क उतारता है जो कि वैंग होता है। वैंग यहाँ पर चिल्ला कर कहने लगता है कि अरे ये तुमने क्या किया, तुमने एक निर्दयी की जान दे दी, तुम तो एक मर्डर हो। शाओ भी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ये सब प्लान किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि रुको तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ एंड यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उसे हर्ट करने लगता है। न जाने क्यों यहाँ पर शाओ की पावर्स जो है काम ही नहीं कर रही थी। फिर वो जैसी हटती है वहाँ पर 2 ड्रैगन बॉल्स आ जाते हैं एंड वो तो वैंग लेने वाला था, बट अचानक से यहाँ पर ग्रेट मास्टर आ जाते हैं जो कि वैंग के साथ में फाइट करने लगते हैं और वैंग के पास में एक और ड्रैगन बॉल होता है जो कि यहाँ पर हार्ट सिस्टम होता है उस ग्रेट मास्टर का और वो उसे प्रेस करने लग जाता है जिस वजह से ग्रेट मास्टर को पेन होने लगता है। वैंग यहाँ पर शाओ से कहता है, वैंग बाद में यहाँ पर ग्रेट मास्टर से कहने लगता है कि देखो अपनी स्टूडेंट से कह दो कि ये तीनों के तीनों ड्रैगन बॉल्स मुझे दे दे, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें आज़ाद छोड़ दूंगा और तुम्हें मारूंगा नहीं जान से। लेकिन यहाँ पर ग्रेट मास्टर जो होता है शाओ को साफ साफ कह देते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन ये ड्रैगन बॉल्स इस गलत इंसान के हाथ में बिल्कुल मत आने देना। यहाँ पर शाओ को अपनी मास्टर की बड़ी फिक्र होती है जहाँ पर वो वैंग से पूछती है कि क्या तुम अपने वादे को निभाओगे। वैंग तक कि हाँ क्यों नहीं एंड यहाँ पर शाओ से तीनों ड्रैगन बॉल्स दे देती है जहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है। एंड रूल नंबर 1 जैसा कहा जाता है कि हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और वैंग ठीक वैसा इंसान निकलता है जहाँ पर वो कहता है कि रुको मैं अभी तुम दोनों को बताता हूँ और तुम दोनों को मैं रस्से से साफ कर लूँगा। लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से आ जाता है ली शेन जहाँ पर वो उसे गले पर चाकू रख लेता है और वो ड्रैगन बॉल उसे देने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर शाओ की साइड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो लड़की थोड़ी ना है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ली शेन कहता है कि बस भी करो, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बहुत पहले से ही पता चल गया था। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर ली शेन शाओ को घर से निकाल रहा था एंड तभी यहाँ पर उसने शाओ को रोका था सिर्फ इसलिए ताकि वो शाओ को कह सके कि उसका एक्टिंग में साथ देने के लिए एंड यहाँ पर शाओ भी इस प्लान के बारे में जान जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ली शेन उससे ड्रैगन बॉल्स ले तो लेता है लेकिन वैंग बड़ा स्मार्ट और चालाक होता है
जहाँ पर वो चाकू लीशन के गले पर रख लेता है। एंड यहाँ पर शाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर जैसे वो लीशन पर वार करने वाला था, यहाँ पर फटाक से शाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके पावर्स वर्क भी करते हैं और वो वैंग को धक्का मार देती है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग उन्हें देखने लग जाता है, जहाँ पर वो शाओ को मारने वाला था, बट लीशन बीच में आ जाता है और एक बार फिर से लीशन को ठीक वैसी ही चोट लग जाती है, जहाँ पर लीशन का नेकलेस बाहर आ जाता है। एंड यहाँ पर शाओ के सर में पेन हो रहा होता है, जहाँ पर शाओ को पास की बातें भी याद आती है, तो वो उसके नेकलेस और अपने नेकलेस को ज्वाइन करने लग जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर वैंग एक बार फिर से उन पर वार करने वाला था, उस पेंडेंट के अंदर से वाटर ड्रैगन बाहर निकलते हैं एंड वो वाटर ड्रैगन वैंग को घायल कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर शाओ और लीशन भागते भागते बचपन में अलग हो चुके थे। एंड लीशन का यहाँ पर असिस्टेंट ढूंढते हुए उसे आ भी गया था, जो उसे लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ पर लीशन शाओ को ढूंढने लग जाता है। एंड यहाँ पर लीशन उस पेंडेंट को देख रहा होता है और वो हर एक जगह उसे ढूंढने लगता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ग्रेट मास्टर को, जहाँ पर शाओ के पास जो पेंडेंट होता है उसके अंदर से वो वाटर ड्रैगन बाहर निकलता है। एंड इस वाटर ड्रैगन को देखते हुए मास्टर उसके पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें शाओ मिली थी। एंड यहाँ पर साथ साथ एक कुंडली भी रखी गई थी, जिसके अंदर शाओ की और उस लड़की की यानी कि लीशन की शादी ऑलरेडी फिक्स थी। उस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने शादी को जोड़ा है वो ड्रैगन बॉल है एंड ड्रैगन बॉल इस शादी को खत्म कर सकता है। फिर यही होता है इनके इस शादी का न्यू रीजन यानी कि न्यू राज। फिर बाद में यहाँ पर वैंग उस पर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर शाओ अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उसे एकदम जोर से पंच मारती है और ठीक उस मैनेजर की तरह उसे एकदम दूर फेंक देती है। फिर बाद में यहाँ पर मास्टर भी उस बेचारी लेडी को ठीक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लीशन जो होता है वो भी बेहोश था, पर बहुत जल्दी वो होश पाने था। मास्टर कहते कि अब तुम इसके साथ क्या करोगी, लेकिन ये राज ही रह जाता है, जहाँ पर हमें कुछ समय के बाद का सीन बताया जाता है। एंड वो सीन होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं एंड यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं प्रेसिडेंट की वाइफ को देखने के लिए। इतने में यहाँ पर डेजी एकदम सच धज कर अपनी मम्मा के साथ में आ जाती है, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। एंड डेजी भी अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट की वाइफ ही एडजस्ट करती है। सभी लोग यहाँ पर बड़े खुश हो जाते हैं। डेजी कहती है कि टेंशन मत लो, वो सभी के सामने अनाउंस करेगा और मेरा परफेक्ट शॉट लेना भूलना मत। इतने में यहाँ पर लीशन आ जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने वो 5 ड्रैगन बॉल दिखाने लगता है। एंड यहाँ पर 5 ड्रैगन बॉल्स की पावर एक साथ आ जाती है और वो ड्रैगन बॉल सब एक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर ड्रैगन बाहर निकल आता है, जहाँ पर लीशन अपनी विश को मांगते हुए कहता है कि मैं फॉरएवर शाओ के साथ में ही रहना चाहता हूँ। ये विश को सुनते ही यहाँ पर डेजी शॉक हो जाती है, क्योंकि डेजी के अकॉर्डिंग तो वो शाओ को डिवोर्स देने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ और ही बोल रहा है। एंड इतने में यहाँ पर रिपोर्टर सोचने लगते हैं कि आखिर ये शाओ कौन है। एंड इतने में यहाँ पर शाओ की एंट्री होती है, जो कि एकदम प्रिंसेस की जैसी दिख रही थी। यहाँ पर डेजी और उसकी मॉम तो तिल मिला ही जाती है, जहाँ पर हम लीशन की मॉम को उन दोनों पर चिल्लाते हुए सुनते, कहते कि तुमने इस जंग की शुरुआत की थी, जहाँ पर तुमने ब्राइड को एक्सचेंज कर दिया था। तुम जैसे लालची इंसान को तो मैंने आज तक नहीं देखा है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते और उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहते। और यहाँ पर लीशन सभी के सामने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवा देता है। फिर वो सभी के सामने शाह को प्रपोज करता है और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। शाह भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में।